8 मार्च 2014 कुआलालंपुर एयरपोर्ट। रात के तकरीबन 12 बज रहे थे और एयरपोर्ट पर सामान्य चहल पहल थे। काफी सारे पैसेंजर्स 12:45 पर उड़ान भरने वाली MH370 फ्लाइट के लिए चेक इन कर रहे थे। चेक इन करने वालों में 239 पैसेंजर्स थे जो कि अलग अलग देशों से MH370 पकड़कर बीजिंग के लिए उड़ान भरने वाले थे। 12:45 मलेशियन एयरलाइन के MH370 ने उड़ान भरी। वो निकल चुका था बीजिंग के लिए, जहां उसे सुबह 6:30 पर पहुंचना था। यह रास्ता लगभग 6 घंटे का था। इस प्लेन को उड़ा रहे थे 53 साल के कैप्टन जहारी अहमद शाह और 27 साल के फर्स्ट ऑफिसर फारिक अब्दुल हमीद उनकी मदद के लिए वहां मौजूद थे। दोनों पायलट के पास मिला जुलाकर 21,000 घंटे से भी ज्यादा प्लेन उड़ाने का अनुभव था। कैप्टन जहारी अहमद शाह के पास तो अकेले ही 18,000 फ्लाइंग आवर्स थे, यानी कि पूरी तरह से यह प्लेन भरोसेमंद हाथों में था। लंपुर राडार ने 12:45 पर प्लेन से कनेक्शन स्टैब्लिश कर लिया था, लेकिन यह कनेक्शन ज्यादा देर तक नहीं रहने वाला था, क्योंकि इसके बाद प्लेन लंपुर राडार का एरिया छोड़ देता है और स्केड्यूल तरीके के आधार पर से दूसरे राडार के एरिया में आ जाता। लंपुर राडार ने इस बात की जानकारी देते हुए MH370 को संदेश भेजा। उनका संदेश था, मलेशियन 370 तुरंत हो ची मिंग से कनेक्शन स्टैब्लिश करिए, गुड नाइट। हो ची मिंग वियतनाम देश की सीमा पर पड़ने वाला शहर है। मलेशिया की सीमा रेखा पार करके MH370 यहीं से आगे बढ़ता है। इस मैसेज के जवाब में MH370 की तरफ से कहा गया, गुड नाइट मलेशियन 370। इस छोटे से मैसेज का मतलब था कि MH370 की कमांड ने मैसेज रिसीव कर लिया है और अब वो हो ची मिंग से कनेक्ट करेंगे। रात के तकरीबन 1:38 पर लंपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोल के पास हो ची मिंग की तरफ से कॉल की जाती है। इस कॉल में वो ये पूछते हैं कि क्या शेड्यूल किया गया MH370 निकल चुका है, और अगर हाँ तो उसने हमसे अब तक कनेक्शन क्यों नहीं बनाया। लंपुर राडार की तरफ से जवाब दिया गया कि शायद किसी टेक्निकल ग्लिच की वजह से ऐसा हुआ होगा, वरना अब तक कनेक्शन बन जाता। वो जल्दी ही कनेक्शन बनाते होंगे। ये कहकर लंपुर राडार ने अपना पल्ला झाड़ लिया। प्लेन को उड़ान भरे 1 घंटा हो चुका था और उसने अगले ही राडार से कनेक्शन नहीं बनाया था, तो अब तक तो इस पर हाहाकार मच जाना चाहिए था, लेकिन लंपुर ATC में शांति थी। खैर, इसके बाद कुछ 20-25 मिनट बीते और लंपुर ATC के पास फिर से फोन आने लगे। इस बार संपर्क किया गया था कंबोडियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल की तरफ से। उनका कहना यह था कि MH370 का रास्ता हमारी तरफ से शेड्यूल नहीं किया गया था, तब उसके सिग्नल हमें क्यों मिल रहे हैं। लंपुर ATC इस पर हैरान रह गया और उन्होंने हो ची मिंग ATC से बात की और ये बात पूछी कि कंबोडिया सिग्नल क्यों जा रहे थे। हो ची मिंग को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। आखिर फ्लाइट ने उनसे संपर्क किया ही नहीं, तो वो कैसे इस बारे में जान सकते थे। इस पर आगे इन्वेस्टिगेशन शायद यहीं से बढ़ सकती थी, लेकिन एक तरह से फ्लाइट का कंबोडिया चले जाना भटकना नहीं कहा जा सकता। लंपुर ATC को लगा कि शायद उनकी फ्लाइट MH370 मौसम के सही होने पर कंबोडिया से कनेक्शन स्टैब्लिश कर लेगी, और इसमें इतना परेशान होने की बात है ही नहीं। काश ये सच होता। लेकिन 5:20 पर लंपुर ATC में एक और फोन आया। इस फोन ने चारों तरफ सनसनी फैला दी। इस फोन कॉल में यह डिस्क्लोज हुआ कि कंबोडिया ATC को जो भी सिग्नल मिले थे वो सब रडार पर आधारित थे। इसका मतलब था कि प्लेन कभी कंबोडिया गया ही नहीं था, क्योंकि अगर वो कंबोडिया जाता तो उन्हें वहां प्लेन के होने की पक्की जानकारी होती। इसके बाद सुबह 7:24 पर मलेशिया एयरलाइंस और चाइनीज एयर कंट्रोल दोनों का बयान आया कि MH370 लापता हो चुका है। मलेशियन एयरलाइन ने 7:24 पर प्रेस रिलीज जारी करते हुए बताया कि हमें लगा शायद MH370 कल रात को यहां से उड़ान भरने के बाद कंबोडिया की तरफ निकल गया है, लेकिन हमारा यह अंदाजा गलत साबित हुआ। अभी तक मलेशियन एयरलाइन की लापरवाही पूरी दुनिया के सामने आ चुकी थी। अगर वो चाहते तो रात में कंबोडिया से बातचीत के बाद ही काफी कुछ कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया था। लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले यह पता किया गया कि प्लेन में कितना फ्यूल था। तो उड़ान भरते समय MH370 में रिजर्व को मिलाकर तकरीबन 49,000 लीटर फ्यूल था। इस फ्यूल से MH370 कम से कम 7 घंटे और 30 मिनट तक उड़ सकता था। बीजिंग तक का रास्ता 6 घंटे का था और 1.5 घंटे का फ्यूल प्लेन में रिजर्व के तौर पर रखा गया था। जब भी इस तरह का कोई सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है, तब लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले हाईजैकिंग को टटोला जाता है। किसी भी देश की तरफ से हाईजैक का कोई क्लू नहीं मिल रहा था। हाईजैक पर क्लू न मिलने के बाद लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन को मोड़ दिया गया। इस खोज में 7 अलग अलग देशों ने खोज के लिए अपनी तरफ से मदद भेजी और 34 शिप और तकरीबन 28 एयरक्राफ्ट 4 दिन तक लगातार साउथ चाइना सी में MH370 को ढूंढते रहे। मलेशिया की तरफ से एक बहुत बड़ी भूल हो गई थी कि उन्होंने अपने मिलिट्री रेडार को चेक ही नहीं किया था। ये याद आने के बाद जब मलेशिया मिलिट्री के रेडार को चेक किया गया, तब यही पता चला कि MH370 की एंट्री वहां मौजूद है, और ना तो वो एंट्री पूर्व की तरफ नॉर्थ कोरिया जाते हुए की है
और ना ही वो एंट्री दक्षिण की तरफ ऑस्ट्रेलिया जाते हुए की है। इस एंट्री में ये नजर आ रहा है कि 2:22 पर प्लेन मलेशिया से लगभग 370 किलोमीटर दूर पूर्व की तरफ है, यानी कि वो या तो ऑस्ट्रेलिया के पास सुमात्रा की तरफ जा रहा है या फिर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की तरफ। मलेशियन एयरलाइंस को हाईजैक के बारे में तो कोई क्लू नहीं मिला था, लेकिन उन्हें किसी और डायरेक्शन में एक नया क्लू मिल गया था। ये क्लू पूरी तरह से इशारा कर रहा था मास सुसाइड की तरफ। मास सुसाइड यानी कि पूरी फ्लाइट का एक साथ सुसाइड करना। पर आखिर क्यों? मास सुसाइड वाली थ्योरी में शक किया जा रहा था कमांडिंग पायलट कैप्टन ज़ाहिरी अहमद शाह पर। ज़ाहिरी अहमद शाह सिविल एविएशन के प्रोफेशन में बहुत पुराने थे और इनके पास 18,000 फ्लाइंग आवर्स से ज्यादा का एक्सपीरियंस था। लेकिन मलेशियन एयरलाइन इन पर शक क्यों कर रही थी? इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो यह था कि ज़ाहिरी अहमद शाह के पास अपने घर पर फ्लाइट सिमुलेटर था। वैसे तो यह नॉर्मल है, क्योंकि लगभग हर पायलट अपनी प्रैक्टिस को बनाए रखने के लिए ऐसा कुछ रखते हैं अपने पास। लेकिन कैप्टन ज़ाहिरी ने इस सिमुलेटर पर एक फ्लाइंग पाथ बनाया। ये फ्लाइंग पाथ ही उनके ऊपर शक की शुरुआत बना। ये फ्लाइंग पाथ लुम्पुर से शुरू होता है बीजिंग की तरफ जाते हुए, लेकिन इन्वेस्टिगेशन टीम की तरफ से यह साफ साफ कह दिया गया था कि लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन मास सुसाइड वाले पहलू पर नहीं चल पाएगी। ना तो कैप्टन ज़ाहिरी अहमद शाह की लाइफ में कोई खास प्रॉब्लम थी और ना उनके को पायलट के पास। मलेशियन एयरलाइंस साउथ चाइना सी जैसे छोटे से इलाके में किसी भी तरह से फ्लाइट MH370 को ढूंढना चाहती थी। 8 मार्च 2014 को रात को 2:22 पर फ्लाइट MH370 की आखिरी रीडिंग मिलती है। मलेशिया का मिलिट्री रेडार बताता है कि जिस समय ये रीडिंग ली गई थी उस समय ये फ्लाइट मलेशिया से लगभग 370 किलोमीटर की दूरी पर थी। जब इसकी आखिरी रीडिंग मिली तब ये फ्लाइट ईस्टर्न डायरेक्शन में जा रही थी। लेकिन क्यों? आखिर नॉर्दर्न डायरेक्शन में बीजिंग जा रही फ्लाइट में ऐसा क्या हुआ कि उसे इंडियन ओशियन की तरफ मोड़ना पड़ा? इंडियन ओशियन के ऊपर सर्कुलेट हो रही एक सैटेलाइट के डेटा में यह दावा किया गया कि फ्लाइट MH370 ने उसके साथ कम्युनिकेशन बनाने की कोशिश की थी और एक या दो बार नहीं बल्कि फ्लाइट MH370 ने लगातार 10 बार सैटेलाइट को पिंग करने की कोशिश की थी। फ्लाइट MH370 का पाथवे देखकर कई सारे एक्सपर्ट्स ने यह भी कहा कि इस फ्लाइट को जानबूझकर समुद्र के ऊपर से उड़ाया गया है ताकि यह किसी भी देश के ADC के रेडार में ना आए। सभी लोग ये जान चुके थे कि मलेशियन एयरलाइंस बहुत ही लापरवाह है। इधर अब तक MH370 की खोज में कोई तरक्की नहीं हुई थी। हम जानते हैं कि खोजी अभियान में ULB को ढूंढा जा रहा था, लेकिन ULB डिस्चार्ज हो चुकी थी और आगे चलकर एक रिपोर्ट में यह भी पता चला कि MH370 के बोइंग 777 की बैटरी तो 2012 में ही एक्सपायर हो चुकी थी। उन्हें तब से बदला ही नहीं गया था। ये बिल्कुल सर्च ऑपरेशन के प्रति मोटिवेशन खत्म करने जैसा था। लेकिन इन्वेस्टिगेशन की टीम MH370 को ढूंढ कर ही सांस लेने वाली थी। इसीलिए एक नया मिशन अनाउंस किया गया, जिसके तहत अब तक तो MH370 के क्लू को सरफेस पर ढूंढा जा रहा था। अब उसे समुद्र की गहराइयों में ढूंढना था। 3 लाख वर्ग किलोमीटर में से 1,20,000 वर्ग किलोमीटर को स्पेसिफाई किया गया। इस मिशन में चाइना, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया तीनों देश शामिल थे। 6 अक्टूबर 2014 को इस मिशन को शुरू किया गया। इस मिशन में गहरे पानी के सबमरीन्स को प्रयोग में लाया गया, जिसमें हाई क्वालिटी के सोनार सिस्टम मौजूद थे। 17 दिसंबर 2014 को अंडर वाटर सर्च का पहला फेज चलाया गया, लेकिन इस बार भी कुछ हाथ नहीं लगा है। खोज को रोका नहीं गया। कुछ ही समय में अगला फेज शुरू किया गया। ये वाला फेज मई 2015 तक चला, लेकिन इसमें भी कुछ हाथ नहीं लगा। अब तक इस पर काफी पैसे खर्च हो चुके थे और कोई भी सॉल्यूशन निकला नहीं था, जिसको देखते हुए ये मिशन बंद होने ही वाली थी। तभी ATSB यानी कि ऑस्ट्रेलियन ट्रांसपोर्ट सेफ्टी ब्यूरो ने अपने एक सर्वे से यह साबित कर दिया कि जिस जगह तलाश की जा रही थी क्रैश वहीं हुआ था। ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया और चाइना ने ATSB जैसी रेप्यूटेड संस्था के सर्वे को माना और अगले 16 महीने तक तलाश जारी रखी। 2014 से लेकर 2017 तक का यह लंबा समय कई सवालों और कई थ्योरी से गुजरता हुआ बीत चुका था और MH370 का मलबा तो छोड़िए, परछाई तक नहीं मिली थी। आखिर में अपनी उम्मीदों को खत्म करते हुए तीनों देशों की गवर्नमेंट ने इस मिशन को बंद कर दिया और $160 मिलियन खर्च करने के बाद यह दुनिया के सबसे बड़े फील्ड मिशंस में शामिल हो गया। इसी तरह से किसी भी फील्ड में जब गवर्नमेंट अपने हाथ खड़े कर लेती है तब आते हैं प्राइवेट प्लेयर्स। इस केस में ऐसी ही एक कंपनी की एंट्री होती है साल 2018 में। ओशियन इन्फिनिटी नाम की एक कंपनी जनवरी 2017 में बनी थी और ये मरीन रोबोटिक्स कंपनी है। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो ये कंपनी अपनी हाई टेक्नोलॉजी की मदद से समुद्र के अंदर कुछ भी ढूंढ सकने का दावा करती है। उनका दावा था कि ये बस कुछ ही दिनों में फ्लाइट MH370 को ढूंढकर निकाल सकते थे, चाहे वो इंडियन ओशियन के किसी भी कोने में दबा हुआ हो। वो हिंद महासागर को चुनौती देने के लिए तैयार थे। शुरुआत में लोगों को लगा कि ओशियन इन्फिनिटी केवल पब्लिसिटी के लिए आए हैं। मलेशिया की सरकार ओशियन इन्फिनिटी को मना कर चुकी थी, क्योंकि $160 मिलियन खर्च करने के बाद मलेशिया के पास इस प्रोजेक्ट के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं थे।
ओशन इन्फिनिटी को यह पता था कि इस प्रोजेक्ट पर अब तक बहुत पैसे खर्च हो चुके हैं और अब उन्हें इस प्रोजेक्ट में ढूंढने के पैसे तो नहीं मिल पाएंगे, लेकिन उन्हें ढूंढ कर दिखाने के पैसे जरूर मिलेंगे। वो जिस तरह के प्रोफेशन में जा रहे थे उसमें पॉपुलर होने के लिए जरूरी था कि वो किसी भी तरह से इस प्रोजेक्ट को ले ले। उन्होंने एक स्ट्रेटेजी निकाली। ये स्ट्रेटेजी थी एक स्लोगन, एक नारा जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। नारा था नो फाइंड नो वी, यानी कि ढूंढ नहीं पाए तो पैसे नहीं लेंगे। मलेशिया की सरकार को यह ऑफर दिया गया कि अगर उन्होंने MH370 को ढूंढ निकाला तो उन्हें उनकी पेमेंट दे दी जाए, वरना वो पेमेंट नहीं लेंगे। नो पॉइंट नो फी। मलेशिया की सरकार के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह था, क्योंकि अगर ओशन इन्फिनिटी को MH370 मिल जाता तो एक तरह से उनका काम हो जाता। अगर MH370 नहीं मिलता तो उनके ऊपर लगा लापरवाही का दाग भी मिट जाता। ये सब सोचने के बाद मलेशिया की सरकार ने ओशन इन्फिनिटी को MH370 ढूंढने के लिए हरी झंडी दिखा दी। ओशन इन्फिनिटी फ्लाइट MH370 के जरिए पॉपुलर होना चाहते थे और वो हो भी चुके थे, लेकिन उन्हें फ्लाइट MH370 का कोई मलबा नहीं मिला। लोगों को लगा कि फ्लाइट MH370 की कहानी ओशन इन्फिनिटी के साथ खत्म हो चुकी है। जब साल 2014 में फ्लाइट MH370 लापता हुई तब सरकार ने तो अपनी तरफ से इस प्लेन को ढूंढना शुरू कर ही दिया था, लेकिन उसी समय कुछ लोगों ने एक प्राइवेट ग्रुप भी बना लिया था। इस ग्रुप का नाम था MH370 इन्वेस्टिगेशन इंडिपेंडेंट ग्रुप और इस ग्रुप का फाउंडिंग मेंबर था रिचर्ड गॉडफ्री। गॉडफ्री ने इस ग्रुप को बनाया था क्योंकि उसे लग रहा था कि इस केस को सुलझाते समय बहुत कुछ छुपाया जा रहा था। रिचर्ड गॉडफ्री ने साल 2014 से इस मामले को स्टडी करना शुरू कर दिया था। इससे पहले रिचर्ड ने यूनिवर्सिटी ऑफ सेलफोर्ड से कंप्यूटर साइंस में बैचलर्स किया था और उसने आगे की पढ़ाई एरोस्पेस की फील्ड में की थी। वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा के एक मिशन स्पेस शटल मिशन में लीड इंजीनियर के तौर पर भी काम कर चुके थे। दरअसल उनका मानना है कि मलेशियन एयरलाइंस की जिस लापरवाही को हम गलती और नासमझी समझ रहे हैं वो एक साजिश है। रिचर्ड गॉडफ्री के इन क्लेम्स में कितनी सच्चाई है ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन उनके फ्लाइट MH370 के मलबे से जुड़े क्लेम्स समय समय पर सही साबित होते हुए नजर आते हैं। जैसे 2015 में आइलैंड ऑफ रियूनियन पर प्लेन की खिड़की का मिलना, उसके बाद फरवरी 2016 में MH370 में इस्तेमाल हुए स्टेबलाइजर का एक टुकड़ा मोजाम्बिक देश के बीच पर मिला। ये देश अफ्रीका के ईस्ट साइड में है। आगे चलकर 2017 में तंजानिया में भी कुछ टुकड़े पाए गए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की ATSB ने अपनी फाइनल रिपोर्ट्स में रिचर्ड गॉडफ्री की स्टेटमेंट की एक एक लाइन को जगह दी है। 11 मार्च 2014 को जब फ्लाइट MH370 की तलाश शुरू हुई ही थी तब इन्वेस्टिगेशन टीम ने सबसे पहले हाईजैकिंग की पॉसिबिलिटी को चेक किया था। इस चेकिंग के दौरान उन्होंने क्रू मेंबर्स से लेकर पैसेंजर्स तक के बैकग्राउंड को चेक करना शुरू किया। इस बैकग्राउंड चेक के समय इन्वेस्टिगेटिंग टीम और इंटरपोल के हाथ एक सुराग लगा। वो सुराग था 2 लड़के। वो दोनों MH370 में बाकी पैसेंजर्स के साथ ही मौजूद थे। दोनों ऑस्ट्रिया और इटली के पासपोर्ट पर फ्लाइट MH370 में सफर कर रहे थे, लेकिन ये ना तो ऑस्ट्रिया के थे और ना ही इटली के। ये ईरान के पासपोर्ट पर ही कुआलालंपुर पहुंचे थे। पूछबीन में सामने आया कि ये दोनों लड़के 19 और 29 साल के थे। दोनों ही फर्जी पासपोर्ट पर बीजिंग जाने वाले थे और बीजिंग से यह सफर यूरोप तक का होने वाला था। लेकिन क्या वो दोनों आतंकवादी थे? क्या उन दोनों लड़कों ने ही फ्लाइट MH370 को हाईजैक किया था? इंटरपोल की आगे की जांच में पता चला कि 29 साल का लड़का नूर मोहम्मद था और वो इटली जाने वाला था, जहां फ्रैंकफर्ट में उसकी मां उसका इंतजार कर रही थी। इंटरपोल ने इस लिंक को भी जांचा कि वो दोनों लड़के फर्जी यात्री जरूर थे, लेकिन आतंकवादी नहीं थे, और इसी के साथ मलेशिया सरकार का हाईजैकिंग एंगल भी खत्म हो चुका था। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि फ्लाइट MH370 अब समुद्र की गहराइयों में डूब चुका है और उसके साथ डूब चुका है उसका रहस्य।